Student, we are studying the second chapter of geography, that is physical features of India. In our last lectures which we are studying on the Zoom app, we have studied about the physical features of India, that is the major physiographic division of India. We have studied about the Himalayan mountains in detail. We have also studied about the northern plains, and we have also studied about the peninsular plateau. Now we will continue this chapter with our next heading, that is the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region covers very low rainfall below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy seasons. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only larger river in this region. तो देखिए जो आपकी इंडियन डेजर्ट है ये हमारी अरावली जो हिल्स हैं उसकी वेस्टर्न साइड में लाई करती हैं. जैसे देखिए आप नॉर्मली कैसे हम डायरेक्शन लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट एंड ये वेस्ट. तो देखो जो हमारी अरावली रेंजेस हैं उसकी वेस्ट साइड पे लाई करती है आपकी इंडियन डेजर्ट. जैसे हम इसे अगर मैप पे देखना चाहें तो कहाँ पे है इंडियन डेजर्ट, देखिए ये रही आपकी अरावली रेंजेस और इसके वेस्ट में जो है ये क्या है, हमारी डेजर्ट है. जैसे मैंने बताया था ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो देखो जो ये अरावली रेंजेस है इसकी जो वेस्टर्न साइड है उस पर क्या है, आपका इंडियन डेजर्ट है. यही इसमें देखिए शुरुआत में बताया गया था कि जो आपकी इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड पर लाई करती है. ये एक अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन से, अंडुलेटिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़ ज़मीन जो कहीं से बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं से वो लो है. तो ये जो हाई लो प्लेन होते हैं, ये जो ज़मीन होती है अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन का मतलब क्या है, रेतीला मैदान है. और वो रेतीला मैदान कैसा है, अंडुलेटिंग यानी कि किसी जगह से वो हाई है और किसी जगह से लो है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ ज़मीन जिसे कहते हैं. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स हैं यानी कि पहाड़ बने हुए हैं सैंड के, मट्टी के. यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल होती है और जो पर ईयर रेनफॉल होती है 150 मिलीमीटर रेनफॉल होती है. यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एरिड है और यहाँ पे वेजिटेशन कवर भी बहुत ज़्यादा कम है. एरिड का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एसिड जो होती है ना, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ की सॉइल की, तो ज़्यादा अच्छी उसकी फर्टिलिटी नहीं है. इसी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ज़्यादा लो है. यहाँ पे जो रिवर्स दिखती हैं वो कौन से सीज़न के अंदर दिखती हैं, रेनी सीज़न के अंदर दिखती हैं. और वो क्या होती हैं, देखिए डिसअपियर हो जाती हैं यानी कि दिखना बंद हो जाती हैं रेनी सीज़न के बाद कुछ टाइम बाद, क्योंकि ना तो उनके पास इतना वाटर नहीं होता कि वो किससे मिल जाए, सी तक के जाके मिल जाए. वो उससे पहले ही सारा का सारा वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है. और इस रीजन की यानी कि जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसकी जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है लूनी. Barchans, crescent-shaped dunes over larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. देखो barchans का मतलब क्या होता है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं. क्रिसेंट यानी कि जैसे हमारा न्यू मून होता है ना, बिल्कुल उसी की शेप में बारीक से क्या होते हैं, ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं, ठीक है ना. इनको क्या कहा जाता है, बारकांस कहा जाता है. और ये बहुत ज़्यादा हमारा जो एरिया है ना उसे कवर करते हैं, यानी कि इंडियन डेजर्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं आपके बारकांस. और इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये, वहाँ के बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो हमने किसके बारे में पढ़ा था अभी, इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि वेस्टर्न साइड में पड़ता है अरावली हिल्स के. ये एक कैसा अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है जहाँ पे वेजिटेशन कवर भी बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम है और जहाँ पे कोई भी रिवर जो है ज़्यादा टाइम तक के नहीं रहती. और यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, लूनी. अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, दैट इज़ द कोस्टल प्लेन. तो देखिए द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kannada Plain, and the southern stretch is refers to as the Malabar coast. तो देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसके बारे में हमने पढ़ा था
उसके जो है ना देखो नैरो स्ट्रिप हैं उसके दोनों साइड, एक अरेबियन सी की साइड है और एक बे ऑफ बंगाल की। तो अरेबियन सी की साइड जो है वो कौन सी साइड में है हमारे, वेस्टर्न साइड, और जो बे ऑफ बंगाल है उसकी साइड कौन सी है, ईस्टर्न साइड। देखो जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके क्या नाम है अरेबियन सी है और जो वेस्टर्न घाट है उसके बीच के अंदर आती है आपकी क्या, वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि वो वेस्टर्न कोस्ट किसके बीच में से सैंडविच है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के। अब देखो इसके 3 सेक्शन बनाए गए हैं। इसका जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसे कोंकण कहते हैं, जो मुंबई गोवा में लाई करता है। जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसे कन्नड़ कहते हैं, और जो इसका साउथर्न स्ट्रेच है उसे मालाबार कहते हैं। जैसे देखिए आप इसे एक बार मैप में भी देख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये इस साइड आपका क्या है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये साइड क्या है तुम्हारा, ईस्टर्न कोस्ट है। तो देखो इसमें कहा गया है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है तुम्हारा वो क्या है, सैंडविच है किसके बीच में, अरेबियन सी ये रहा और तुम्हारा वेस्टर्न घाट ये रहा, और इन दोनों के बीच में जो है ये आपका क्या है, ये आपका है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। और कौन कौन से 3 पार्ट हैं जिसके अंदर ये डिवाइडेड है, वो 3 पार्ट हैं। देखो इसका जो सबसे नॉर्थन पार्ट है उसे कहते हैं कोंकण, ये रहा नॉर्थन यानी कि सबसे ऊपर वाला। जो इसका मिडिल वाला है उसे कहते हैं कन्नड़, और ये जो इसका साउथ वाला है इसे क्या कहते हैं, मलाबार। तो देखो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट जो कि सेंट्रल में है, मालाबार जो कि साउथ के अंदर है, ठीक है ना। और ये किस किस के बीच में सैंडविच है, देखो अरेबियन सी और जो तुम्हारी वेस्टर्न घाट है उसके बीच में लाई कर रहा है ये। तो इस वजह से कहते हैं ये किसके बीच में सैंडविच है, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में। उसके बाद देखिए आप, द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल और वाइड एंड लेवल, इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्स टू एज द नॉर्थन सरकार, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have formed extensive deltas on these coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. अब देखिए ये कह रहा है, ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है ये जो तुम्हारा ये है ना, इस साइड आपका ईस्टर्न कोस्ट लाई करता है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है तुम्हारा 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपका नॉर्थ में तो है नॉर्थन सरकार, और ये साउथ साइड में है तुम्हारा कोरोमंडल कोस्ट। ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है तुम्हारा ईस्टर्न कोस्ट जो है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 रिवर्स जो है अपना डेल्टा बनाती हैं, तो और वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये चारों की चारों रिवर जो है ना डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, और जब रिवर जहाँ पे मतलब गिरती है ना, जब जैसे ये जा रही है और ये किसके अंदर गिर रही है, सी के अंदर गिर रही है, तो सी से गिरने से पहले ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं इस पार्ट के अंदर। और एक इसमें क्या है, एक लेक चिल्का है जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर लाई करती है, ठीक है ना। जो लेक चिल्का है ये उड़ीसा के अंदर लाई करती है। और इसके बारे में देखिए किसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ते हैं, ये देखिए, द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। देखो चिल्का लेक जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी आपकी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया के अंदर, जिसमें मतलब लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उड़ीसा के अंदर, और उसका नेम क्या है, चिलिका लेक, जो कि आपकी महानदी डेल्टा जो है उसके बिल्कुल साउथ में है, यानी कि उसके बिल्कुल नीचे है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, आइलैंड्स। यू मे हैव already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 group of island. Can you identify this island group? Locate the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral island. Earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Amandeep. In 1973 they were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavati Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. This island group has greater diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. तो देखो इसके अंदर बताया है कि जो आपके आइलैंड हैं, आइलैंड वो होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, मेन लैंड है यानी कि प्लेन एरिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें 2 ग्रुप हैं
आइलैंड के। अब इन तुम्हें 2 ग्रुप को बताना है कि कौन कौन सा ग्रुप है ये आइलैंड के। तो देखो लक्षद्वीप आइलैंड जो है, ये जो है आपका मालाबार कोस्ट जो है, जो केरला के पास है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना, इसके आसपास ही आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। ये कोरल आइलैंड से बने हुए हैं और इन्हें पहले क्या किस नेम से जाना जाता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमन द्वीप, लेकिन 1973 के अंदर इनका नेम चेंज करके क्या कर दिया, लक्षद्वीप। और ये कितने एरिया को कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर। और कावरती जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का मतलब क्या है कि वहाँ का जो मतलब पूरी ये इसकी कैपिटल टाइप है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती है। यहीं से इसको सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी कि पूरे जो मतलब प्रशासन है या फिर जितने भी मतलब वहाँ से जो पूरी इसे स्टेट को रन, इसे यूनियन टेरिटरी को रन किया जाता है, ये लक्षद्वीप को जो रन किया जाता है वो कहाँ से रन किया जाता है, कावरती से रन किया जाता है। रन करने का मतलब है सारे काम वहीं से देखे जाते हैं कि कैसे वहाँ पे लॉज होंगे, ये सब चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं, कावरती से देखी जाती हैं। और इस आइलैंड ग्रुप में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, किसकी, फ्लोरा एंड फौना का। डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। किसकी डाइवर्सिटी है वहाँ पे, फ्लोरा की। फ्लोरा यानी कि अलग अलग तरह के वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं। फौना यानी कि एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है उसकी बहुत ज़्यादा वेराइटी है, यानी कि बहुत तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और बहुत तरह के वहाँ पे क्या हैं, एनिमल्स हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। एक वहाँ पे पीटी आइलैंड है जो कि अनइनहेबिटेड है। अनइनहेबिटेड का मतलब क्या है, वहाँ पे लोग बाग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। देखो ये कॉरल्स के बारे में ना आपको खुद पढ़ना है एक बार। Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are numerous and scattered. The entire group of island is divided into broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. These island group of great strategic importance for the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too. This island lie closer to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. देखो ये जो लक्षद्वीप है ये तो आपका कहाँ पे लाई करता था, अरेबियन सी के अंदर। अब जो आपका बे ऑफ बंगाल सी जो है उसके अंदर आपके 2 आइलैंड हैं, एक अंडमान और एक निकोबार, ठीक है ना। और ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड के अंदर क्या हैं, डिवाइडेड हैं, ठीक है। और ये जो 2 आपके मतलब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार को। जो नॉर्थ साइड है उसे अंडमान आइलैंड कहते हैं, जो साउथ साइड में उसे निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे सबमरीन माउंटेन्स भी हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर के अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, माउंटेन हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर से। इसकी जो सी है ना बे ऑफ बंगाल, इस सी के अंदर अवेलेबल है वो। और यहाँ पे भी देखिए जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी फ्लोरा एंड फोना की, तो इस आइलैंड पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की। जैसे लक्षद्वीप पे थी, ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की, यानी कि वहाँ पे भी अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम अवेलेबल है। ये जो आपका आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ये इक्वेटर के आसपास है, इसी वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। और जो यहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं। देखिए इसे भी, इन सब चीज़ों को भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि सब चीज़ें कहाँ अवेलेबल हैं। तो देखिए अरेबियन सी के अंदर तो आपका क्या है, लक्षद्वीप, जो कि छोटे छोटे से आइलैंड के अंदर क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिएगा ये जो आपका है ना, ये अंडमान एंड निकोबार, तो देखो ऊपर वाले को कहते हैं अंडमान और जो नीचे है इसको उसे कहते हैं निकोबार। और ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये भी क्या है, छोटे छोटे से आइलैंड के अंदर क्या है, डिवाइडेड है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमरस हैं और स्कैटर्ड है। और दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है किसकी, फ्लोरा एंड फोना की। देखिए अब ये लास्ट इसका पार्ट रह गया है, हमने सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये इसका कंक्लूजन है चैप्टर का, कि हम इसे कैसे कंक्लूड करते हैं, समरी सी, ठीक है। A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes country richer in its natural resources. The mountains are the major sources of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has play a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. इसमें बताया गया है कि जैसे हमने अलग अलग किसके बारे में पढ़ा है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ा है, यानी कि हमने माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में,
डेजर्ट के बारे में, आइलैंड के बारे में और कोस्टल एरियाज़ के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना हमारी कंट्री को रिचर बनाते हैं उसकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, यानी कि हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, यानी कि सारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, माउंटेन से हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा वाटर और क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। ऐसे देखिए नॉर्थर्न प्लेन को कहा जाता है ये ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री है। ग्रीनरीज यानी कि ज़्यादातर जो आपका एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे होता है, इन्हीं जगहों पर होता है, इसी वजह से ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री कहलाती हैं। और साथ ही साथ जो ये प्लेट्यू हैं आपके, जो प्लेट्यू हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके किसके लिए, मिनरल्स के लिए। इन्हें स्टोर हाउस कहा जाता है मिनरल्स का। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो है ना डिपॉजिट हैं, और यहाँ से लोग बाग जो है ना माइनिंग करते हैं, फिर मिनरल्स निकालते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, जो कि हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल्स की वजह से हमारी कंट्री क्या है, चलती है, रन थ्रू होती है, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोस्टल रीजन है और आइलैंड ग्रुप हैं वहाँ पे फिशिंग और पोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो ये कह रहे हैं जो हमारे डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं, डाइवर्स यानी कि अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं डेजर्ट है, कहीं आइलैंड है, कहीं कोस्टल एरियाज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इससे हमारे डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमें कुछ ना कोई चीज़ प्रोवाइड करता है। अब देखिए आपको एक तो ये आपके NCERT एक्सरसाइज वर्क है ना, ये सारा का सारा करना है, जितने भी आपके MCQ हैं ये सारे करने हैं। फिर ये आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली ये भी करने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ये भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये सब करने हैं। और साथ ही साथ आपको जितने भी ये मैप स्किल दिए हुए हैं इसे आपको मैप पे लोकेट करके दिखाने हैं। जैसे माउंटेन एंड हिल रेंजेस भी, ये पीक हैं, ये प्लेट्यू हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब आपको क्या करने हैं, सारे के सारे फिजिकल मैप लेना है इंडिया का और उन पे इन सब चीज़ों को लोकेट करना है। जितने भी पीक गिवन है, जितने भी आपके माउंटेन एंड हिल रेंजेस गिवन है, ये पूरा का पूरा मैप स्किल वाला क्वेश्चन भी आपको मैप के अंदर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।